नेक्स्ट रूब्रिक है वो है डिसीटफुल। डिसीटफुल ये ऐसे लोग होते हैं जो या तो झूठ बोलते हैं या सच बात को दूसरों से छुपाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं कि उनका कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा छुपा होता है। याद करो, मैंने आपको जो है अफेक्टेशन बताया था। अफेक्टेशन के अंदर भी जो है वो पर्सन जो है वो इस तरीके से करता है, चीज़ों को छुपाता है। अफेक्टेशन में क्या होता है कि इंटेंट टू इम्प्रेस अदर, वहाँ पे जो है वो किसी को नुकसान पहुँचाना उसका मकसद नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को सिर्फ इम्प्रेस करना चाहता है। लेकिन डिसीटफुल में क्या होता है कि यहाँ पर लिटरली वो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरों का नुकसान हुए तो उसे चलता है, इसीलिए वो या तो झूठ बोलेगा या तो सच बात को छुपाएगा। हिंदी में जिसे हम कहते हैं कि मुनाफिक आदमी, दोगला आदमी या छल करने वाला, छल कपट आदमी, ऐसा आदमी जो दूसरों को धोखा देने वाला, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिसीटफुल के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये एग्जांपल देखिए आप, इसमें क्या है, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वो जो कहानी आपने सुने होंगे कि एक वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, कि जिसे जो है वो शीप्स पर हमला करना होता है। तो वो क्या करता है कि वो शीप्स की जो कवरिंग होती है, उनकी जो क्लोथिंग होती है, उन्हें पहनकर जो है वो शीप्स में उन्हें पहनकर वो शीप्स में चला जाता है, ताकि वहाँ पर जो है उन्हें बहलाकर जो है वो अलग अलग लेकर जाए और एक एक को खा जाए। तो ये धोखा देने वाले जो लोग होते हैं वो सब के सब जो है वो डिसीटफुल है। वो जो वुल्फ की जो मिसाल है वो डिसीटफुल वुल्फ होता है। अब होम्योपैथिकली हम इसे कैसे लेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि डिसीटफुल किसे कहते हैं। होम्योपैथिकली इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है, उसकी वाइफ के साथ आया है और ट्रीटमेंट आपने उसे दे दिए, दवाइयाँ दे दिए। अब पैसे देने की जब बारी आती है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोलेगा वो, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो, ये थोड़े से जो पैसे इसको आप रख लो। अब उसकी बीवी उसे ऐसे घूरती है, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास पूरा पैसों से जो है वो तुम्हारा पूरा जेब अभी भरा पड़ा है, निकाल के दो ना डॉक्टर साहब को, झूठ क्यों बोल रहे हैं ऐसा। वो सीधा जो है वो बोल देंगी। तो ये जो उसने एक्टिविटी किया ये कहलाएगा डिसीटफुल। या फिर आपने गौर किए होंगे बहुत सारी बार क्या होता है कि पेशेंट जब हमें पैसे देता है तो बहुत सारी अच्छी नोटें जो है वो ऊपर और नीचे होती है और बीच में ख़राब नोट हमें दे देता है, फटी हुई नोट हमें दे देता है। तो ये भी डिसीटफुल कैरेक्टर है। एवराइज नहीं, एवराइज बहुत अलग कैरेक्टर हो गया। एवराइज बोले तो क्या होता है कि लालची, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पैसा कमाने के लिए, पैसा जो है वो कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस भागते रहता है, दिन रात पैसों के लिए भागते रहता है। मैंने मिसाल भी दिया था कि ये जो पेशेंट होते हैं ना, उन्हें घर में जो है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको उसकी कोई फिक्र नहीं होती है ना। वाइफ घर में बीमार है उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, बच्चे घर में बीमार है उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है ना, बस वो पैसों के लिए दिन रात भागते रहते हैं। वो चीज़ है एवराइज, वो बहुत अलग कंडीशन हो गई। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो धोखा देकर गलत चीज़ आपको दे रहा है ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। वो नोट जो कहीं नहीं चल रही थी, वो जो पैसे जो कहीं नहीं चल रहे थे, उसने आपको दे दिया। एवराइज में तो जो है वो आपको तो पैसे कम देंगे डॉक्टर साहब इतनी ले लो, कुछ भी नहीं मेरे पास में। वो एक अलग, एक्चुअली वो इमोशनल जो सिचुएशन होती है ना, उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे हमें समझने की ज़रूरत होती है ना। बहुत सारी एक्टिविटी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एब्जॉर्ब, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एब्सेंट माइंडेड, सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी बार वो सब सेम दिखती है हमको, तो उसको जो है समझने की ज़रूरत है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वो बहुत अहम रहती है हमारे लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है डीड्स, ग्रेट डीड्स, सेंसेशन एज इफ ही कुड डू। अब डीड्स बोले तो क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। जो डीड के जो मीनिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं।
एक तो वो डीड होता है जो हम कानूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम जो है वो बनाते हैं, यानी जो ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपका इस पे नाम है, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीड्स, जिसे हम कहते हैं कि सेल डीड, एक होता है हाउस डीड, एक होता है लैंड डीड, कि जिसके अंदर बस ये पूरी जगह अब आपकी है ना। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जिन्हें हम डीड्स कहते हैं। एक होता है उसका काम, उसका अचीवमेंट, उसका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम जिस चीज़ को लेंगे वो इस चीज़ को लेंगे कि पेशेंट जो है वो अपने काम के बारे में, अपने परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो बात करता है, अपने जो है वो अचीवमेंट के बारे में बात करता है। तो ये जो रूब्रिक है यहाँ पर परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, एक्टिविटी, काम, इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ठीक है। पेशेंट हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब अगर ये बीमारी ना होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। डॉक्टर साहब अगर मेरे ऐसे हालात ना होते तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब आपको मैं क्या बताऊं, मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ, एक ऐसे घराने में मैं पला बड़ा कि जहाँ पर जो है वो कोई एजुकेटेड नहीं था। अगर कोई मुझे जो है वो सही राह बताने वाला मिल जाता ना डॉक्टर साहब, तो मैं भी बहुत काम करता था, मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, मैं भी जो है वो आपके जैसा डॉक्टर बन जाता था, मैं भी जो है बहुत बड़ा वकील बन सकता था। तो पेशेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा है। ही कैन डू दैट वर्क बट ही कांट। वो वैसा कर सकता था लेकिन वो कर नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसके हालात ख़राब थे। क्यों? क्योंकि जो है ये बीमारी ऐसी है कि उसने उसे जो करने नहीं दिया कुछ काम। क्यों? क्योंकि जो है उसे जो है वो किसी ने रास्ता नहीं बताया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डीड्स कैन डू ग्रेट इसके अंदर आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो ग्रेट डीड सेंसेशन एज इफ ही कुड डू इसमें आ जाएगी। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है डीजावो। डीजावो में इंसान को ये एहसास होता है कि मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मैं यहाँ पहले भी मिल चुका हूँ, ये एक्टिविटी में पहले भी कहीं ना कहीं कर चुका हूँ। उसे ये एहसास जो है वो हमेशा रहता है। अब ये जो चीज़ है ना मैक्सिमम लोगों में कॉमन होती है। बहुत सारे लोग इस तरीके का एहसास करते हैं, उन्हें जो है वो बहुत सारी बार इस चीज़ का एहसास होता है कि वो ये काम पहले भी कर चुके हैं। ये कॉमन चीज़ है। लेकिन ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा परिमाण में होना शुरू हो जाए तो ये रूब्रिक बन जाता है। होम्योपैथिकली हम इसे कैसे समझेंगे कि ये पेशेंट जो है इसकी जो मेंटल स्टेट है वो डीजेओ के अंदर है। सपोज़ कोई पेशेंट अपने सामने आया और बैठ के वो इधर उधर देखता है और कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, हालांकि वो आया पहली बार। या फिर वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सालों से जानता हूँ। बहुत सारी बार होता है ना पेशेंट अपने से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, जबकि वो दूसरे शहर में, आप दूसरे शहर में, है ना, आप उससे कभी मिले नहीं, लेकिन वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं आपको देखा है। तो ये तमाम जो चीज़ें जब पेशेंट कहता है मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, मैं यहाँ कभी ना कभी आ चुका हूँ, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डीजावो के अंदर आती है। अब जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। डेंजर बोले तो क्या होता है? खतरा, हार्म, नुकसान पहुंचना। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, कि उस खतरे का, उस नुकसान का पेशेंट को एहसास ही नहीं होता है कि इतना बड़ा खतरा जो उसके सामने खड़ा है। जिसे हम कहते हैं कि आग से खेलना। हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा आग से खेल रहा है, यानी इससे कभी भी नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, यानी वो खतरा उसके सामने होता है लेकिन फिर भी जो है उसे उसका एहसास नहीं होता है।
कि इतनी बड़ी चीज़ जो है वो मेरे सामने जो है वो खड़ी है और मुझे इसका इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फिर भी वो उस एक्टिविटी में जो है वो मुलविस होता है, या फिर भी जो है वो उस पर ध्यान नहीं देता, उस पर्टिकुलर चीज़ पर। अब होम्योपैथिकली हम इसे कैसे लेंगे? सपोज़ एक पेशेंट हमारे पास में है, उसे जो है वो पाइल्स की तकलीफ़ है, सीवियर ब्लीडिंग पाइल्स है। अब ऐसे लोग जिन्हें सीवियर ब्लीडिंग पाइल्स है, उन्हें जो है स्पाइसी, नॉनवेज और इन्हें बाहर की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो है अगर अपन इसका परहेज़ कराएंगे तो ही वो जल्दी अच्छे होंगे, अदरवाइज़ जो है वो इन्हें ये तमाम चीज़ें उनके लिए हानिकारक है। अब आप उसे बोल रहे हो, समझा रहे हो कि यार ये आप मत करो, आप उसे इन्हें समझाते हो कि देखो आप ये तमाम चीज़ों से परहेज़ करो, आपको जो है वो ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर कभी आपने परहेज़ नहीं करे तो आपकी तकलीफ़ें और बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन वो इतना बड़ा खतरा उसके सामने है, उसके बावजूद भी जो वो कान पे उसके जूं नहीं रेंगती, वो जो है वो सब चीज़ें खाना पीना जो है अपनी इसमें मगन रहता, उसे उस चीज़ का एहसास नहीं होता। या एक दूसरी एग्जांपल आप लो कि एक पेशेंट है कि जिसे फाइब्रोसिस हो गया है, उसकी जो इंटरनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पूरी जो है वो वाइट हो गई है, उसे सीवियर पेन हो रहा है उसे, उसके बावजूद भी जो है वो पेशेंट जो है वो टोबैको खा रहा है, उसके बावजूद भी जो है वो गुटखा खा रहा है। तो आप उसे कहोगे कि आप जो है अगर ये तमाम चीज़ें खाएंगे तो आपको जो है ये कैंसर भी इससे हो सकता है, लेकिन उसे जो है वो जो डेंजर चीज़ है उसका एहसास ही वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसे उसका एहसास ही नहीं होता कि मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ से मैं और ये जो बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ ये कितनी डेंजर है, उससे उसका एहसास ही जो है वो कम हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट रूब्रिक है वो है डिक्टेटोरियल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तानाशाही, हिटलरशाही जिसे कहते हैं, कि अपनी बात को दूसरों पे थोपने वाला, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला, अपने हिसाब से जो है लोगों को चलाने वाला, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिक्टेटोरियल के अंदर आएंगी। ऐसे डिक्टेटोरियल पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने बच्चों को जो है वो उनके हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी फील्ड में होता है, लेकिन ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो डिक्टेटोरियल टाइप के होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस फील्ड में तुझे नहीं जाना है, तुझे जो है वो मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तुझे जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही में जाना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं वो किसी और फील्ड को चाहते हैं जाना। या फिर डिक्टेटोरियल टीचर्स भी हो सकते हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो अपनी मर्ज़ी दूसरों पर थोपे और दूसरों को अपने हिसाब से चलाए, वो सब के सब चीज़ें जो है वो डिक्टेटोरियल के अंदर आ जाएंगी। होम्योपैथिकली हम इसे कैसा लेंगे? पेशेंट में हम इसे कैसा देखेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट अपने सामने आके बैठा और वो अपना केस जो है वो सुना रहा है। अब आप उससे जो है वो कुछ सवाल करना चाह रहे हो, आप उससे पूछते हो कि अच्छा आप कहाँ रहते हो, ऐसा आपने कोई सवाल किया बीच में कर दिए, तो वो आपको जो है वो सीधा बोल देगा, डॉक्टर साहब रुको ना, पहले मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनो ना पहले, ये जो अंदाज़ रहेगा उसका, है ना, कि डॉक्टर साहब पहले मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो, है ना, जैसा मैंने बोल रहा हूँ, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आप समझो, वैसा आप सुनो, फिर उसके बाद जो है वो आपने जो पूछना है पूछना। तो ये जो चीज़ है ये क्या कर रहा है, वो आपको डिक्टेट कर रहा है। या पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा, डॉक्टर साहब ये क्या ये आपकी चेयर वेयर थोड़ा बराबर करो ना, ये क्या कर रहे हैं, क्या है ये चेयर, ये तो आपको डिक्टेट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिक्टेटोरियल के अंदर आएगी। आप सुनिए, या पेशेंट आपको समझाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, और उसका अंदाज़ जो है वो हाकिमाना अंदाज़ हो, उसका अंदाज़ जो है वो डिक्टेट करने वाला हो, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो डिक्टेटोरियल के अंदर आएगी। ये कुछ पर्सनैलिटीज़ है जो डिक्टेटोरियल मशहूर है, स्टालिन है, हिटलर है, मसोलिनी है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। एक अहम रूब्रिक है
डिसकंसर्टेड। ये इसीलिए अहम हो जाता है कि इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, एक इग्नेशिया और दूसरी ब्रोमियम। तो ये बहुत अहम रूब्रिक है। ये अगर कभी मिलता है तो कभी फेल नहीं जाता है, बशर्त ये कि हमें जो है वो उसे देखना है। तो डिसकंसर्टेड, अब इसके मीनिंग क्या होंगे? हारा हुआ, हताश, हक्का बक्का रह जाना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिसकंसर्टेड में आ जाती है। ये जो रूब्रिक है ये डिसकंसर्टेड, इसे यानी समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि कंसर्ट क्या होता है। तो कंसर्ट क्या होता है? कंसर्ट के एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हारमोनी में जो है वो बजते हैं, उसे हम कहते हैं कंसर्ट। बांसुरी वाला जो है वो बांसुरी बजा रहा है, सिंगर जो है वो अपना गाना गा रहा है, तबला वादक जो है वो अपना जो है वो तबला बजा रहा है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लय में चल रही है। आपने जो है वो एक नेचुरल जो कंसर्ट होता है उसे देखे होंगे। समझ लो आप किसी हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पे आप देखते हो कि झरना है जो बह रहा है ना, वाटरफॉल हो रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है बाकायदा, चिड़ियाएँ और जो परिंदे हैं वो जो है वो चहचहा रहे हैं, है ना। और जो हवा है वो बाकायदा उसके हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो हर चीज़ एक लय में है, वो है एक नेचुरल कंसर्ट। तो ये भी चीज़ जो है समझ लो एक कंसर्ट कहलाती है। अब डिसकंसर्ट हो जाना, यानी जो चीज़ लय में चल रही है, जो चीज़ जो है उसके हिसाब से चल रही है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाना। वो चीज़ जब ख़त्म होती है तो वहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो एकदम हताश, यानी एकदम हक्का बक्का हो जाता है और तमाम चीज़ों को फिर छोड़ देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लय में सारी चीज़ें उसकी चल रही थी, उसकी ज़िंदगी जो है वो लय में चल रही थी। अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वो एकदम हताश हो गया, एकदम हारा हुआ यानी उसने उस कंडीशन में अपने आप को एक हारा हुआ महसूस करा कि तमाम चीज़ें अच्छी चल रही थी, अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता, अब जो है वो सब कुछ ख़त्म हो गया और अब जो है मैं ये तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। तो ये जो सिचुएशन है कि तमाम चीज़ें अपनी लय में चले, सब कुछ जो है वो अच्छा चले और अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे आप एकदम हताश हो जाए, कि जिससे ऐसा महसूस हो कि आप तो हार गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म। तो वो जो कंडीशन होती है वो कहलाती है डिसकंसर्ट। हम लोग इसकी लाइफ एग्जांपल ऐसी लेंगे कि सपोज़ एक ऑफिस है जिसमें जो ऑफिस का बॉस है उसने किसी पर्सन को कोई प्रोजेक्ट दिया कि आपको इस यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस पे काम करना है, और दूसरे जो उसके कलीग्स थे उनको भी दिया कि आप भी जो है वो काम करो प्रोजेक्ट पे, जिसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा उसको हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब वो पर्सन जो है वो दिन रात काम कर रहा है, यानी रातों की नींद उसके लिए ख़राब कर रहा है, हर चीज़ उसने छोड़ दिया, बस उसी में लगा हुआ है और साल 6 महीने उस पर काम करके जो है बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार करता है और जो है वो उसका जो बॉस है उसके सामने पेश करता है। लेकिन ऐन वक्त पे जब वो जो प्रोजेक्ट है वो पेश कर रहा था तो उसका जो दूसरा कलीग है वो अपना प्रोजेक्ट जो है पेश करता है और उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो फाइनल हो जाता है। और ये जो पर्सन था जिसने इतने महीनों तक जो है वो काम किया, इसका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि वो कंडीशन क्या होंगे। हर चीज़ उसकी लाइन में चल रही थी, हर चीज़ उसकी कंटिन्यू चल रही थी, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा था, तमाम चीज़ें उसने किया, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, अचानक ख़त्म हो गई। अब वो एकदम अपने आप को हारा हुआ महसूस करे, सारी एनर्जी उसने उसमें लगा दिया था, अब वो अपने आप को एकदम हताश सा महसूस करेगा कि मैं तो हार गया।
अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डिस्कंसर्टेड। आया आपको समझ में? अब हम पेशेंट में इसे कैसा लेंगे? एक पेशेंट है जो कई मंथ से जो है वो आपके पास में ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसको बहुत रिलीफ है, सब चीज़ें अच्छी चल रही है, सब चीज़ें अपनी लय में चल रही है, जिसे हम कहेंगे सब जो चीज़ें हैं वो कंसर्ट में चल रही है। अब अचानक क्या होता है कि वो इतने दिनों से आपके पास में आ रहा है, वो इतने दिनों से इलाज कर रहा है, आप उसका इलाज काफ़ी दिनों से कर रहे हो, वो तमाम चीज़ें जो है इन्हें दूसरे शहर से आपके पास में आ रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, उससे फ़ायदा है, वो खुश है, सब कुछ बराबर चल रहा है। लेकिन अचानक ये होता है कि उसकी तमाम तकलीफ़ें दोबारा से बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में अब वो एकदम परेशान हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अब वो एकदम हार जाता है। वो ये समझ रहा था कि उसका इलाज हो गया, तमाम चीज़ें अच्छे से हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है अचानक से जो है वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है कि यार मैं इतने दिनों से इलाज कर रहा था, मैं इन्हें बस का सफ़र करके आ रहा था, तकलीफ़ें झेल रहा था, तमाम चीज़ें कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब अचानक से जो है वो सब ख़त्म, दोबारा से मुझ जो है वो अब मेरे में दोबारा से इलाज करने की हिम्मत नहीं है। अब मैं इस बीमारी से हार गया हूँ, डॉक्टर साहब अब कुछ भी हो जाए मुझे इलाज नहीं कराना। तो ये जो सिचुएशन आई है ये है डिस्कंसर्टेड। इग्निशिया में क्या होता है, सपोज़ जो है वो बहू है, बड़ी बहू है ना, सब चीज़ें बहुत अच्छे से वो सेट करके रखी उसने, तमाम चीज़ें घर में बहुत अच्छे से चल रही है, उसका सब लोग सुनते हैं, ये सबका सुनती है, सब अच्छे से। अब अचानक छोटी बहू जो है वो घर में आ जाती है और पूरा घर का कंसर्ट जो है, जो घर का माहौल है वो पूरा, तो ये कंडीशन इग्निशिया के अंदर चली जाती है फिर, है ना। वो छोटी बहू अपना जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो शुरू कर देती है। बड़ी जो बहू होंगी वो अब जो है परेशान होंगी, लेकिन इग्निशिया की पेशेंट जब रहती है तो वो मॉरल्स में रहती है, कहाँ झगड़ा बढ़ाना, कहाँ बात बढ़ाना, कहाँ तकलीफ वो करना। इसलिए जो है वो आउटरेज द सफरिंग, यानी जो तकलीफ़ें होती है उन्हें झेलते जाती है ना। मॉरल्स के उसके मॉरल्स इतने हाई होते हैं कि वो तकलीफ़ें उसको होती है लेकिन वो बर्दाश्त करती जाती है, लेकिन डिस्कंसर्ट हो जाती है। अब तमाम चीज़ें उसकी लय में चल रही थी, सब खत्म हो गई, अब जो है वो अपने अपने हिसाब से। तो ये आपको ज़िंदगी में जो हालात होते हैं उसमें ये इसको जो है वो लेके जाना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है डिसकंटेंटेड। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट अपने आप से, हर किसी से जो है वो डिससेटिस्फाइड होता है, वो मुतमईन ही नहीं होता, ना अपने माहौल से होता है मुतमईन, ना अपने आप से होता है, ना किसी चीज़ से होता है मुतमईन। तो इसे लेंगे हम डिसकंटेंटेड। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते, चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो, इनको हर एक से तकलीफ रहती है, कभी किसी से खुश ही नहीं रहते। पेशेंट जो है जनरली, ऐसे पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे, डॉक्टर साहब मेरा जो है वो मोहल्ला ख़राब है, मेरा एरिया कितना ख़राब है, कितनी डस्ट है ये एरिया के अंदर, देखो ना जो सड़कें हैं, जो रोड है वो कितने ख़राब है। यानी हर चीज़ से जो है वो इसको जो है वो तकलीफ़ होती रहती है, हर चीज़ जो है यानी हर चीज़ से जो है ये नाखुश होता है, किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता। इसके ये जो पेशेंट होगा, इसके जो रिलेटिव्स होंगे, वाइफ क्या कहेगी कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गई हूँ, ये किसी भी बात से खुश रहते नहीं है, इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, इनके लिए हर चीज़ जो है पहले जो तैयार करके रखो, हर चीज़ कर लो, लेकिन ये किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते। तो ये है डिसकंटेंटेड। अब कोई पेशेंट हमारे सामने बैठा है, उसका आप काफ़ी दिनों से इलाज कर रहे हो और उसे काफ़ी फ़ायदा है, उससे बहुत फ़ायदा है, तमाम चीज़ें उसकी अच्छी हो गई है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होगा। वो फिर भी कहेगा कि डॉक्टर साहब तकलीफ़ तो सब कम है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं जो है मुझे जो है वो यानी खुशी नहीं हो रही है। क्यों भाई, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही है?
पता नहीं डॉक्टर साहब, तमाम तकलीफ़ें तो अच्छी है, बस ये थोड़ी बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, ये इस तरीके के पेशेंट होते हैं जो किसी एक डॉक्टर पे भी मुतमईन नहीं रहते। ये बार बार जो डॉक्टर्स चेंज करने वाले जो पेशेंट होते हैं, ये सब जो है वो डिसकंटेंटेड पेशेंट होते हैं। ऐसे भी पेशेंट होंगे जो 15 दिन में जो है वो 10 डॉक्टर चेंज कर लिए होते हैं, उन्हें किसी भी डॉक्टर के पास इत्मीनान ही नहीं होता। तो वो तमाम लोग जो है वो डिसकंटेंटेड में आएंगे। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है डिसगस्ट। अब डिसगस्ट में क्या होता है कि आदमी को नफ़रत हो जाती है उन चीज़ों से जिसे वो पहले बहुत ज़्यादा चाहता था। आदमी को अब वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जिसे वो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। सपोज़ कोई फल फ्रूट है या कोई खाना है या कोई चीज़ है जो आदमी को पहले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसमें उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अब बिल्कुल भी जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उससे बेजारगी आ गई है। तो ये जो बेजारगी है ये कहलाती है डिसगस्ट। इसमें एक ख़ास बात होती है कि पहले उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अब वो चीज़ नापसंद हो जाएगी। जब पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे पहले होम्योपैथिक जो दवाइयाँ थी वो बहुत अच्छी लगती थी, मीठी मीठी गोलियाँ मैं हमेशा जो है वो खाते रहता था, लेकिन डॉक्टर साहब अब एकदम इससे बेजारगी आ गई है। अब डॉक्टर साहब उसको देखने का भी दिल नहीं करता, अब उसे खाने का भी दिल नहीं करता। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाएंगी डिसगस्ट। पेशेंट बाकायदा उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो इस तरीके के, डॉक्टर साहब मुझे जो है दवाइयाँ देखने का भी दिल नहीं करता। तो ये कहलाएगा डिसगस्ट। डिसओबीडियंस, आज्ञा का पालन ना करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। अब इसमें क्या होता है कि अथॉरिटी की बात को जो पर्सन होता है वो मानता नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि डिफेंट में भी मानता नहीं है और डिसओबीडियंस में भी मानता नहीं है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि डिफेंट में क्या होता है कि वो जो पर्सन होगा वो अथॉरिटी को चैलेंज भी करेगा साथ में। यहाँ पे क्या होता है डिसओबीडियंस के अंदर कि पर्सन जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसकी बात को नहीं मानता। दे डोंट ओबे द अथॉरिटी बट दे डिडंट चैलेंज देम लाइक इन डिफेंट। दे मे फॉलो ऑर्डर आफ्टर बीइंग पुश्ड फॉर इट। यानी उनको समझाने के बाद, उनको बोलने के बाद में वो ऑर्डर्स को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं या शुरू कर सकते हैं। सपोज़ पेरेंट्स जो है किसी बच्चे को आपके पास में लाए और पेरेंट्स जब कहे आपसे कि डॉक्टर साहब ये देखो ना, ये बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, इससे मैं कितना भी समझाऊँ ये सुनता नहीं है। फिर आप कभी उनसे सवाल करें तो ये क्या करता है? नहीं डॉक्टर साहब भाग जाता, सुनता नहीं है। अच्छा फिर क्या करता है ये? यानी कभी ना कभी तो सुनता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, इसे जब बहुत समझाया जाए, जब बहुत सारी चीज़ें इसको बताई जाए तो फिर वो जो है वो बात को मान लेता है थोड़ी बहुत। तो ये है डिसओबीडियंस। इसमें अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाता। जो लास्ट रूब्रिक है वो क्या है? डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। अब हमें इसमें समझना होगा कि डलनेस क्या है। डलनेस बोले तो मंदबुद्धि, धुंधलापन, धुंधली सोच वाला या सुस्त सोच वाला या सुस्त आदमी, ये तमाम चीज़ें जो है वो डलनेस के अंदर आएंगी। अब यहाँ पर जो रूब्रिक है वो है डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। यहाँ पर जो पेशेंट होगा उसे आप जब कोई बात कहते हो या कोई सवाल उससे करते हो तो वो आपसे क्या कहेगा? डॉक्टर साहब आपने क्या बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप डबल से बोलिए ना, थोड़ा आप रिपीट कीजिए ना थोड़ा। तो ये जो रिपीट करने का जब पेशेंट बोलता है, ये आपको
सवालात उससे बार बार रिपीट करना पड़ रहे हैं। आप उससे कोई सवाल पूछते हो कि आपका नाम क्या है, तो वो कहेगा हाँ, अरे भाई आपका नाम क्या है, वो कहेगा हाँ नाम, हाँ मेरा नाम यही है। फिर आप उससे पूछोगे कि तकलीफ़ क्या है, हाँ, ऐसा जब इस तरीके से पेशेंट करे कि उसे एक बार में समझ में ना आए और आपको बार बार जो है वो सवालात को रिपीट करना पड़े, तब ये रूब्रिक बनता है डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन।